G20 समिट का शानदार समापन हुआ है और सभी देशों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी तारीफ की। सफल G20 पर पीएम मोदी को बधाई मिली है। फ्रांस की तरफ से भी बधाई दी गई है। G20 समिट में भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। अगले साल ब्राजील में G20 समिट होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। G20 शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय भारत में चला और बेहद शानदार ये आयोजन रहा। दुनिया भर के तमाम दिग्गज यहां पहुंचे, सभी ने आयोजन की सफलता को लेकर सराहना की है। G20 का शानदार समापन हुआ है। कई महत्वपूर्ण फैसले वैश्विक मंच पर लिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली पावर सेंटर बनी और यहां तमाम महाशक्तियों के दिग्गज इकट्ठा हुए। अफ्रीकन संघ को भी G20 में शामिल किया गया है। अब ये G21 हो चुका है। अब अगले साल ब्राजील में G20 समिट होगा। दुनिया भर में भारत का डंका बजा है। G20 समिट ने अमिट छाप छोड़ी है। भारत की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं से बेहद प्रभावित हुए हैं तमाम मेहमान। भारत की मेहमान नवाजी को लेकर भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। अपने साथ शानदार यादें लेकर यहां से रवाना हुए हैं तमाम विदेशी मेहमान। तो पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के समापन की घोषणा की और वैश्विक सुझावों पर अमल की जरूरत बताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवंबर के अंत में G20 वर्चुअली सेशन का प्रस्ताव रखा गया है। तय विषयों पर नवंबर में समीक्षा की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो, हम मिलकर यही चाहते हैं। हम इस दिशा में लगातार काम कर भी रहे हैं। भारत हमेशा से शांति सद्भाव की बात करता रहा है। युद्ध किसी भी सूरत में किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में भारत का कद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले महात्मा गांधी ने न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका में वंचितों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्हें न्याय दिलाया और अंग्रेजों को काला कानून वापस लेना पड़ा। गांधी जी ने कभी साउथ अफ्रीका को नया रास्ता, नया विजन दिखाया और इसी तरह पीएम मोदी ने भी दक्षिण अफ्रीका को काफी बड़ा सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अफ्रीकी संघ 20 का स्थायी सदस्य बन चुका है, यानी G20 में शामिल हो गया है और उसके लिए मोदी ने 20 देश के नेताओं को पत्र लिखा। उनकी बात मान ली गई। इसके साथ ही 55 सदस्य अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ के बाद G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला दूसरा बहुराष्ट्र समूह बन गया है। अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर अपने शुभचिंतक बताने वाले चीन को करारा झटका लगता है। चीन के राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में अफ्रीकन संघ G20 का सदस्य बन गया है। जाहिर तौर पर यह चीन को अच्छा नहीं लगा होगा। अफ्रीकी देशों में लगातार अपनी कद बढ़ाने की कोशिश करने वाले चीन की चाल विफल हो गई और निश्चित रूप से अफ्रीकी देशों में भारत का मान बढ़ा है। भारत की धाक और धमक बढ़ गई है।
दुनिया ने मोदी की बात को सुना है। अब इससे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर भी लगाम लगाने में आसानी हो जाएगी। भारत दुनिया के लिए अमन दूत बनकर सामने आया है, छोटे और गरीब देशों की आवाज बनकर उठा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही कहा था कि G20 को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इसकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा और जितने भी डेवलपिंग नेशन है यानी जो विकासशील देश हैं उन पर फोकस करना होगा और इसलिए अफ्रीकन संघ को भी G20 में शामिल करने का फैसला लिया गया। रंग लाई भारत की कोशिश, वैश्विक दक्षिण की आवाज होगी बुलंद। अफ्रीकी संघ बना G20 देशों का भागीदार। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत के प्रयासों से वैश्विक दक्षिण के प्रमुख क्षेत्र को किसी वैश्विक आर्थिक मंच पर पहली बार भागीदारी का मौका मिला है। मोदी ने कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओसमनी से उच्च मंच पर अन्य नेताओं के साथ शामिल होने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अस्थायी सदस्यों के बीच उनकी सीट तक पहुंचाया। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों को लाभ पहुंचाने के मकसद से समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और समान वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। Demonstrated by Prime Minister Modi and demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of G20 में अफ्रीकन संघ आखिर शामिल कैसे हुआ? अस्थायी सदस्यता के लिए मोदी ने जून में लिखा था पत्र। मोदी की G20 नेताओं को पत्र लिखकर सदस्यता की वकालत। जुलाई में औपचारिक रूप से मसौदा विज्ञप्ति में शामिल। 9 सितंबर को दिल्ली में औपचारिक रूप से घोषणा। चीन के राष्ट्रपति G20 में नहीं आए, लेकिन उनके नहीं आने से उन्हें नुकसान हो गया। अफ्रीकन देशों में कुल मिलाकर नकारात्मक संदेश गया है। अब भारत की ग्लोबल लीडरशिप के तौर पर धमक बढ़ेगी। चीन की चालबाजी धराशायी होगी और आतंक पर पाकिस्तान और ज्यादा घिरेगा। कभी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना अभियान चलाया, अब मोदी जी ने अफ्रीकी संघ को बड़ा सम्मान दिया है और उनके दिलों में जगह बनाकर दुनिया में भारत का कद बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। G20 में अफ्रीकन संघ के शामिल होने से क्या कुछ बदलेगा? संवाददाता मनोहर केसरी की खास रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अफ्रीकन देशों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमन दूत के रूप में सामने उभर करके आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से G20 में लगातार अफ्रीकन देश फाइट करता रहा है कि उन्हें स्थायी सदस्यता मिल सके, लेकिन 17 सम्मेलनों में ऐसा नहीं हो सका और अब जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया और तमाम G20 के राष्ट्राध्यक्षों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली और दिल्ली के भारत मंडपम से उन्हें स्थायी सदस्यता देने में वो कामयाब हो सके। इसके बाद अफ्रीकन देशों में खुशी की लहर है कि वो भी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रख सकता है और आर्थिक तौर पे मजबूत हो सकता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ अफ्रीका में विरोध किया था और इसके लिए उन्हें कड़ी यातनाएं दी भी गई थी, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, उनकी पिटाई की गई थी और उन्होंने द ग्रेट मार्च किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा में आया था ये मार्च। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के बाद शांति दूत के रूप में, अमन दूत के रूप में सामने आए हैं और तमाम 55 अफ्रीकी देशों के लिए एक सौगात दिया है। इंडिया न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट। G20 समिट में अफ्रीकन देशों का न सिर्फ सपना साकार हुआ है, बल्कि भारत और अफ्रीकन देशों के बीच रिश्ते भी मजबूत होंगे, दोनों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा।
अब तक अफ्रीकन देश लगातार मांग करते आया है कि उन्हें G20 कंट्रीज के ग्रुप में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल सके, जिसकी वकालत लगातार कई मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। जब भारत की अध्यक्षता मिली तो प्रधानमंत्री ने वादा निभाया और अफ्रीकन देशों का सपना साकार किया। अब देखिए, दोनों के न सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आर्थिक मामलों में भी हम आगे बढ़ेंगे। भारत को फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का आदान प्रदान है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत और अफ्रीकन देशों के बीच 90 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। भारत अफ्रीकन देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है, काजू इंपोर्ट करता है, तो अफ्रीकन देशों को भी फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो दोनों के बीच में इस तरह के फ़ायदे होंगे। और भारत जिस प्रकार से अफ्रीकन देशों के साथ संबंध रखा है, अब तक जो 55 देशों का ये ग्रुप है अफ्रीकन का, तो उनमें से 43 देशों के साथ भारत के कूटनीतिज्ञ संबंध अच्छे हैं और अब बाकी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और व्यापार भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन सेतु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं जितेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया न्यूज ने की है आपसे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से भारत ने G20 में जो डंका बजाया है और भारत की जिस तरह से जय हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं, बल्कि पूरी जो मोदी मंत्रिमंडल है वो बधाई की पात्र है, क्योंकि जिस तरह से दिन रात एक करके मोदी सरकार लगी हुई थी और आखिरकार जो सफल आयोजन हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई है राकेश जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि G20 के इस भव्य आयोजन से दुनिया में बड़ा पैगाम क्या है? आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को इसका कितना फायदा होगा? सबसे पहले तो आपकी बात जोड़ते हुए मैं ये कहूँ कि भारत ने एक नया आयाम स्थापित किया, एक नया बेंचमार्क। आने वाले G20 मीटिंग्स के आयोजकों के लिए, मेज़बानों के लिए बहुत कठिन काम छोड़ के जा रहा है भारत। और मोदी जी दुनिया के सबसे कद्दावर नेता तो पहले से ही कबूले जा चुके थे, लेकिन इसके बाद उनकी स्टेट्समैनशिप का जो परिचय प्रमाणित तौर पर दुनिया के सामने आया है, ना केवल वो इस समय दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हैं, बल्कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार, और विश्व के भिन्न भिन्न विषयों को बारीकी से समझ करके उनको समाधान निकालने की क्षमता रखने वाले ऐसे दानिश्वर एक रहनुमा। उन्होंने अपने आरंभिक सत्र में ये कहा था कि नीड टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट इनटू ग्लोबल ट्रस्ट, यानी ये जो अविश्वास को विश्वास में परिवर्तित करना। और उसका देखिए सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि लोगों को और विश्व भर के नेताओं को उन पर विश्वास है। जब मोदी जी ने जो बातें आगे रखी, चाहे वो लाइफ का मंत्र रखा, चाहे वो मिलेट्स का रखा, चाहे यूथ सीलिंग का, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का, उस बात को कबूला गया है। चाहे उन्होंने बायोफ्यूल अलायंस की बात की कि भविष्य को देखते हुए कि अगर इससे आगे हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, तो एक सामूहिक तौर पर करना होगा। वो ज़माना जाता रहा जब अलग अलग रहा करते थे। कनेक्टिविटी की बात करते हुए उन्होंने भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, मैं स्वयं भावुक हो उठा जब मुझे उस वाक्य को मैंने पढ़ा, मल्टी मॉडल, तो यकदम वो काबुली वाला का ज़माना याद आ गया। बंटवारे से पहले जिस प्रकार से तजारत हुआ करती थी, वहाँ से वो रूट बंद हो चुका। दुर्भाग्यवश बंटवारे ने तो अपना एक ट्रेजिडी लाई। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, कभी हमारी रास्ता एक्सेस का बंद हो जाता था, कभी रहता था। चीन अपनी ढंग से कभी कभी शरारत करता। तो मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक पहल करते हुए सारे विश्व के लिए एक विकल्प सामने लाया, तजारत के लिए भी और एक दूसरे के साथ संपर्क निकट करने का भी। मोदी जी ने जैसे बड़ी खूबसूरत शब्दों में कहा कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो केवल व्यापार ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसके साथ साथ विश्वास बढ़ने का भी सोर्स बनता है। और निश्चय ही जब अरेबियन पेनिनसुला में से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल का जाल बिछेगा,
समुद्री जहाज चलेंगे, ऑप्टिक फाइबर ले होगा, तो जो बीच बीच में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए यूरोप ने पहले से ही 300 मिलियन से अधिक यूरोस का निवेश करने की बात की हुई है। वो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए भी रास्ता हमवार होगा। इसी प्रकार यूक्रेन को लेकर के ये भारत को ही श्रेय जाता है और मोदी जी की स्टेट्समैनशिप को, कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें कोई बात घुमा फिरा के भी नहीं की गई, इवेसिव तरीके से भी नहीं की गई। ऐसा भी नहीं कि केवल औपचारिकता के नाते किसी विषय को छू करके छोड़ दिया गया, बल्कि तर्क और तथ्य के आधार पर ये कहा गया कि हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आर्थिक विषयों के लिए है, आर्थिक बहबूदी के लिए है, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए है। ये कन्फ्लिक्ट और जियोपॉलिटिकल वॉर्स के लिए नहीं है। लेकिन जब कहीं वॉर होता है, जब कहीं युद्ध होता है, तो उसके आफ्टरमाथ में मानवता के खुशहाली पर फर्क पड़ता है। इसलिए हमें चिंता है और इसीलिए हम मानवता के नाते मानवता का रवैया अपनाए हुए एक आगे प्रस्ताव रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के एक नया मापदंड, एक नया बेंचमार्क मोदी जी की अगुवाई में भारत ने स्थापित किया है G20 के लिए, जो अब G20 बन चुका है, 21 बन चुका है, और G21 भी मोदी जी की ही बदौलत एक लिया गया इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल करने से हुआ। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल है कि G20 की इस आयोजन में भारत और भारतीयता के सांस्कृतिक समृद्धि का शंखनाद हुआ है। भारत मंडपम से लेकर अगर बात करें वसुदैव कुटुंबकम तक, इस आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने ठीक कहा, और मैं ये कहूँगा कि वसुदैव कुटुंबकम भारतीयता का प्रतीक तो है ही है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, भारतीय मूल्यों का भी प्रतीक है। लेकिन उसको केवल कहने मात्र तक नहीं सीमित रखा गया, उस पर अमल हुआ है। ये जिस प्रकार से G20 को 21 बनाना, मुझे लगता है कि इंक्लूसिवनेस की बेहतरीन मिसाल अगर कायम की गई है तो G20 भारत की मेज़बानी के द्वारा की गई है। और जिस तरह से यूक्रेन के, जहां पर यूक्रेन का उल्लेख आता है तो प्लैनेट पीपल पीस प्रॉस्पेरिटी, ये सब हेडिंग है उस पर है। ये वासुदेव कुटुंबकम का भी मंत्र है इसमें, और मोदी जी का दिया हुआ मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो भारत की जो रिवायती हमारी कदरें हैं, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, उनको भी पुनः स्थापित करने का कार्य भारत मंडपम से लेकर के तमाम आयोजन और मेन्यू तक झलका। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से दिल्ली डिक्लेरेशन में भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के निष्कर्ष निकाले गए, उसमें भी भारत की तहजीब और साथ ही साथ आधुनिक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ने की एक इच्छा शक्ति का भी हमें एक नज़ारा मिलता है। डॉक्टर साहब, बाइडेन और सुनक ने भारत के इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया है। इस बार के G20 में वे कौन से बड़े फैसले हुए हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? मुझे लगता है 3-4 मोटे फैसलों की बात करें तो सबसे पहले जो मुझे भी ज़ाती तौर पर भी जो फैसला बहुत प्रभावित कर रहा है वो है हमारा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। एक होल ऑफ वर्ल्ड, होल ऑफ प्लेनेट वसुदेव कुटुंबकम का परिचय देने वाला, जो जोड़ देगा भारत को, और ख़ास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, उत्तर पश्चिम का, उसको किस प्रकार से यूरोप के साथ जोड़ने का काम जो प्राचीन समय में होता था वो कहीं छूट गया था, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भरपाई की गई है। दूसरा, ग्लोबल अलायंस ऑफ बायोफ्यूल्स। भारत में बायो रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में है, भारत उसकी अगुवाई भी कर सकता है। आने वाले समय में बायो रिसोर्सेज पे हमारी निर्भरता भी रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी बायो इकॉनमी मोदी जी के आने के बाद 8 बिलियन से बढ़कर के 80 बिलियन हो गई, और अगले कुछ ही वर्षों में हम 150 बिलियन तक पहुंचने वाले हैं 2025 तक। और इसलिए जहां हम एक और बायो रिसोर्स में बहुत बड़ा सरमाया रखते हैं, वहां हम दुनिया को इकट्ठा लाने का काम भी करते हैं। आज जो संस्थापक मेंबर थे, फाउंडर मेंबर्स बायोफ्यूल अलायंस के, उसमें भारत के साथ साथ
यूएस और ब्राज़ील भी शामिल थे। ये दूसरा फैसला। तीसरा, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से समझदारी के साथ, विजन के साथ उसको हैंडल किया जाए, ये अपने में एक मिसाल है। और मुझे लग रहा है कि जो लाइफ जैसे मंत्र जो मोदी जी के दिए हुए थे, जिसको दुनिया ने इस कबूला है दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें है तो भारतीयता, लेकिन उसमें सारे विश्व की खुशहाली, उसकी वेलबींग और आने वाले समय में उसके विकास, उसकी ग्रोथ का भी फलसफा है। डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ब्रांड के तौर पर और मजबूत हुए हैं, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट आपने देखा होगा, कई सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की राजनीति का आप क्या जवाब देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये हताशा की राजनीति अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। 70% से अधिक जनसंख्या भारत की 40 वर्ष से कम आयु की है। वो तर्क, तथ्य, इन बातों पर चलते हैं। आप तथ्य सामने रखिए, तर्क सामने रखिए। किसी ने कह दिया और उसके बहलावे में आ गए, ये वो जमाना जाता रहा। और हमारा युवा इतना होनहार है, इतना ज़हीन है कि अगर कोई बात इस तरह की कहता है, ऐसा बयान करता भी है, तो वो उसके पीछे क्या मंशा है वो भी भाप जाता है। तो मुझे लग रहा है जो इस तरह की बातें करते हैं वो आम भारतीय की समझदारी और उसकी बुद्धि का अंडर एस्टिमेट करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने सनातन धर्म में अपनी आस्था दोहराई। इसे भी कुछ लोग राजनीति के चस्पे से देखेंगे, ऐसे लोग आपकी क्या नसीहत? नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग जो इग्नोरेंस के माले हैं, जहालत के माले हैं, जो शायद या तो वो उनका उतना अध्ययन नहीं है, समझ नहीं है, और यदि है तो राजनीति ने उनके आंखों पर इस प्रकार का पर्दा डाल के रखा है। सबको सद्बुद्धि दे भगवान। और सबसे बड़ी बात यह है राकेश जी कि हमारे संविधान की जो भावना है, जिसमें किसी को भी, धर्म कोई भी हो, आस्था कोई भी हो, विश्वास कोई भी हो, आप किसी तरह की भी भक्ति पद्धति में विश्वास करते हो या उसका पालन करते हो, लेकिन संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे के विश्वास को ठेस पहुंचाए, किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाए। तो भले ये कौन से संविधान और किस प्रकार की लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, इस भव्य आयोजन को कुछ लोग चीन की राजनीतिक, ये कूटनीतिक हार और पाकिस्तान के साजिशों पर तमाचा बता रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर दुश्मनों का एक सख्त जो है पैगाम G20 से गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है और जैसे मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि अब वो जमाना आ गया कि दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है, मोदी जी के नेतृत्व में।